गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी के चैप्टर 6 स्टाफिंग नियुक्तिकरण के पार्ट 4, जिसके अंतर्गत आज हम समझेंगे भर्ती की पद्धतियां क्या क्या होती है, फिर कर्मचारियों का चयन किस विधि से किया जाता है एवं चयन करने की प्रक्रिया एवं भर्ती की चयन प्रक्रिया में अंतर क्या क्या है, व्यावसायिक चयन क्या है एवं नियुक्तिकरण की प्रक्रिया का कदम स्टेप क्या क्या है। इस सब के बारे में आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं भर्ती की पद्धतियाँ। तो देखिए, प्रायः आप सभी जानते हैं कि विद्यार्थी भर्ती के स्रोत व पद्धति दोनों को एक ही मानते हैं। मतलब भर्ती की स्रोत और भर्ती की पद्धतियाँ दोनों को एक ही मानते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या है, बहुत ही अंतर है। क्योंकि जहाँ जहाँ से श्रम पूर्ति की जाती है, उनकी जानकारी दी जाती है तथा किस किस तरीके से माध्यम से भर्ती की जाती है, वो क्या कहलाता है, हमारा भर्ती की पद्धति कहलाता है। किंतु किसी उद्योग या व्यवसाय में श्रम को एकत्र करने के लिए श्रमिकों की पूर्ति क्या है, बहुत ही आवश्यक माना गया है। क्योंकि श्रमिकों की भर्ती की पद्धति क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। किसी एक पद्धति पर निर्भर रहना क्या है, उचित नहीं होता। क्योंकि आवश्यकता अनुसार एक या अनेक पद्धतियां का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब किसी भी चीज़ों में केवल एक ही मेथड को लेकर कार्य करना क्या है, गलत है। हर क्षेत्रों में अलग अलग मेथड का क्या करना चाहिए, प्रयोग करते रहना चाहिए। जिसमें देखिए, भर्ती की पद्धतियों में सबसे पहले हमने शामिल किया है किसको, मध्यस्थों द्वारा भर्ती। किसको शामिल किया है, मध्यस्थों द्वारा भर्ती। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, मध्यस्थों द्वारा भर्ती। तो देखिए, मध्यस्थों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति क्या है, बहुत ही पुराना है। क्योंकि इस पद्धति में आप लोग सुने होंगे, जैसे गांव में पहले क्या होते थे, गांव या शहर में किसी कस्बे में चौधरी या फिर सरदार, मुकद्दम या ठेकेदार एवं दलालों के द्वारा क्या किए जाते थे, दूरस्थ क्षेत्रों से श्रमिकों और कर्मचारियों को लाकर श्रम की पूर्ति करवाते थे। ठीक है, यह पद्धति वर्तमान में क्या है, अव्यावहारिक है। क्योंकि इसे शोषणकारी माना गया है तथा अवैज्ञानिक मानी जाती है। ठीक है, दूसरा है विज्ञापन द्वारा भर्ती। तो देखिए, विज्ञापन आप सभी समझते हैं, है ना। ठीक है, आप लोग टीवी, रेडियो, चाहे किसी भी चीज़ों में देखो, हर चीज़ में क्या हो रहा है, आजकल विज्ञापन को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। उसी प्रकार से हमारे व्यवसाय के क्षेत्रों में भी विज्ञापन को क्या माना गया, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो किसी भी व्यवसाय के लिए विज्ञापन क्या है, एक सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। क्योंकि विज्ञापन श्रम पूर्ति का एक क्या है, महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इस पद्धति में जो नियोक्ता होता है, समाचार पत्र या रोजगार समाचार पत्रों में कर्मचारियों की आवश्यकता का विज्ञापन प्रकाशित करवाते हैं। उसमें योग्यता, उसमें वेतन, भत्ता व अन्य शर्तों को भी क्या किया जाता है, समाहित किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। फिर जो इच्छुक और जो उम्मीदवार व्यक्ति रहते हैं, जो योग्य व्यक्ति रहते हैं, वो क्या करते हैं, उस विज्ञापन को पढ़कर आवेदन करते हैं। वह नियोक्ता आवेदकों में से योग्य व्यक्ति को कार्य पर क्या करता है, नियुक्त करता है, मतलब उसको लेता है। इस पद्धति में दूर दूर के क्षेत्रों से योग्य कर्मचारियों को कार्य पर क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से भर्ती की पद्धति में सर्वश्रेष्ठ पद्धति है कि विज्ञापन द्वारा भी भर्ती हम ले सकते हैं। तीसरा है आपका रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती। तो देखिए, रोजगार कार्यालय क्या होता है, आप सभी जानते हैं ना। हर जिला के वर्तमान में प्रत्येक जिला पे एक रोजगार कार्यालय, प्रत्येक विश्वविद्यालय में रोजगार कार्यालय केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। ठीक है, जहाँ पर रोजगार से संबंधित प्रत्येक जानकारी प्राप्त की जाती है। क्योंकि यहाँ साथ ही यहाँ बेरोजगार युवक युवतियाँ जो गर्ल्स बॉयज़ की विस्तृत जानकारी भी क्या रहती है, वहाँ उपलब्ध रहती है। नियोक्ता या भर्तीकर्ता रोजगार केंद्रों के माध्यम से भी श्रम पूर्ति क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो भर्ती की पद्धतियों में रोजगार कार्यालय भी हमारे लिए क्या है, एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है, जहाँ से हम जो बेरोजगार व्यक्ति है उनको हम क्या कर सकते हैं, रोजगार की प्राप्ति करवा सकते हैं। फिर चौथा है इसमें भर्ती की पद्धति में आपका प्रत्यक्ष भर्ती डायरेक्ट। तो देखिए, यह पद्धति आधुनिक मतलब आज के समय में काफ़ी प्रचलित है। क्योंकि वहाँ उपयुक्त मानी गई है। क्योंकि इसमें भर्तीकर्ता को अपने मनपसंद व योग्य व्यक्ति को सीधे भर्ती करने का सुअवसर प्राप्त हो जाता है। इस पद्धति में विधिवत
पत्रों को बुलाना, छांटना। साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू, ठीक है। साक्षात्कार को इंग्लिश में आप हिंदी उतना समझ नहीं आ पाएगा, लेकिन इंग्लिश में क्या बोला जाता है, उसको इंटरव्यू बोला जाता है। आदि समस्त क्रियाएं क्रमवार की जाती है। कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी इसमें किए जाते हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ठीक है, फिजिकल टेस्ट। यह विधि पूर्णतः आधुनिक वैज्ञानिक द्वारा व्यवहारिक होने के कारण अधिकांश प्रतिष्ठानों द्वारा इसे क्या किया जा रहा है, अपनाया जा रहा है। और पांचवा है हमारा भर्ती की पद्धति में श्रम संघों द्वारा भर्ती। अब देखिए, श्रम संघों द्वारा भर्ती बोला जा रहा है तो जैसे कुछ संगठन हो गए या फिर उपक्रम हो गए, तो यहाँ कुछ श्रम संगठन जैसे आपके एटक, इंटूक, हिंद मजदूर सभा या आयर फुडको आदि अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं सशक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ से रोजगार से संबंधित जानकारी इनके कार्यालय से सदैव उपलब्ध होते रहती है। अतः आवश्यकता अनुसार श्रम संघों से माध्यम से पूर्ति क्या कर सकते हैं, हम आसानी से कर सकते हैं। अब है हमारा मित्रों एवं रिश्तेदारों द्वारा भर्ती। तो देखिए, अगला भर्ती की पद्धति में लास्ट बोला जा रहा है मित्रों एवं रिश्तेदारों द्वारा भी भर्ती की पद्धति को अपनाया जा सकता है। वो कैसे? तो कुछ उपक्रम अपने कर्मचारी व प्रबंधकों को यह निर्देशित करते हैं कि वे अपने विश्वास पात्र व योग्य मित्रों व रिश्तेदारों को क्या करें, कार्य कराने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे अच्छे व योग्य कर्मचारी प्राप्त हो सकते हैं तथा इन कर्मचारियों का विश्वास किया जा सकता है तथा गोपनीयता भरोसा किया जा सकता है। किंतु इस पद्धति को अव्यवहारिक भी माना गया। देखिए, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे लॉस भी बोला जा रहा है, तो देखिए इसको अव्यवहारिक भी माना गया है। क्योंकि अव्यवहारिक माना गया है तो इस पद्धति में वर्तमान में काफ़ी क्या आ रहा है, दोष आ रहा है। क्योंकि या तो गलत व्यक्ति के कार्य पर भर्ती हो जाने या संदेह बना रहता है, इसी कारण इसे क्या माना जाता है, अव्यवहारिक पद्धति माना जाता है। तो ये हमने क्या समझा, भर्ती की पद्धतियाँ। अब हम नेक्स्ट समझते हैं क्या, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो देखिए, कर्मचारियों का चयन। तो कर्मचारियों का चयन का अर्थ क्या बोला जा रहा है, तो चयन शब्द को काफ़ी विस्तृत माना गया है, क्योंकि चयन प्रक्रिया भर्ती के बाद प्रारंभ होता है, लेकिन चयन में केवल भर्ती या नियुक्ति ही सम्मिलित नहीं होते, क्योंकि इनके चयन में पदोन्नति, स्थानांतरण, पदोन्नति, सेवा से निलंबन, सेवानिवृत्त, प्रशिक्षण एवं विकास सभी शामिल किया जाता है। चयन करने हेतु भर्ती के स्रोत निश्चित करने के बाद उनकी लिखित परीक्षा, ठीक है, साक्षात्कार, परीक्षण, परिचय आदि सभी क्रियाएं की जाती है, ठीक है। जिसके लिए प्रोफेसर डेलर ने भी चयन शब्द को परिभाषित करते हुए कहा है कि चयन एक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें रोजगार के प्रार्थियों को दो भागों में बांट दिया गया है। ये वो देखो, अब वो कौन कौन से भाग में बांटा गया है, तो वे जिन्हें रोजगार दिया जाना चाहिए तथा वे जिन्हें रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे उपक्रमों में या विभिन्न स्थानों पर रिक्त पदों की पूर्ति करने हेतु कर्मचारियों का निर्वाचन करना ही क्या कहलाता है, चयन कहलाता है। तो चयन को क्या माना गया है, एक प्रक्रिया माना गया है, जिसमें क्रमवार क्रियाएं संपन्न की जाती है। तो उपक्रम की विभिन्न रिक्त पदों की नई भर्ती, जैसे पदोन्नति, स्थानांतरण या भरना तथा उनके लिए सर्वोत्तम को चुनना ही क्या कहलाता है, हमारे लिए चयन कहलाता है। अब देखिए, इसी में बोला जा रहा है कर्मचारियों के चयन में कौन कौन सी बातों, देखिए अब हम ये तो पढ़ लिए कि कर्मचारियों का चयन है क्या और इसका अर्थ क्या है, लेकिन अब इनको चयन में किन किन बातों को, हमको महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कर्मचारियों के चयन के पूर्व निम्न बातों पर हमको ध्यान रखना चाहिए। तो वो क्या क्या है आपका, तो चयन से पूर्व निर्धारित पदों में से रिक्त पदों का क्या करना चाहिए, पहले हमें आकलन करना चाहिए। आकलन करने के बाद उस पदों पर किस किस योग्यता वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, इसका पूर्ण निर्धारण करना चाहिए। फिर चयन में किसी विशिष्ट जाति या धर्म या लिंग को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों का चयन संस्था के चयन नीति के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही चयन प्रक्रिया सरल व सुगम, मतलब सरल विधि के द्वारा किया जाना चाहिए। फिर है अनुभवी व प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा कराया जाना चाहिए। चयन करते समय भर्ती के समस्त स्रोतों से चयन कराना चाहिए। साक्षात्कार के समय आवेदकों को कभी निराश नहीं करना चाहिए, मतलब इंटरव्यू लेते समय उनसे ऐसे प्रश्नों को उसके लिए ऐसे प्रश्नों का चुनाव नहीं करना चाहिए जिन्हें क्या हो, निराशा हो, ठीक है। फिर कर्मचारियों के चुनाव हेतु 3-4 अनुभवी अधिकारियों का मंडल, बोर्ड या समिति गठित भी कर लेना चाहिए, ठीक है। देखिए,
अब बोला जा रहा है कि चयन में केवल योग्यता को ध्यान में रखना चाहिए तथा पक्षपात रहित होना चाहिए। फिर है चयन निधि रोजगार उन्मुख के साथ साथ रोजगार एवं व्यावसायिक मार्गदर्शक भी होना चाहिए। तो ये सब क्या हो गया हमारा चयन पद्धतियों के लिए प्रयोग, मतलब इन सभी मुख्य मुख्य बिंदु को मैं आपको बता रही हूँ जिसमें हमको इन सब बातों पर क्या करना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब देखिए कर्मचारियों का चयन समझने के बाद अब हम समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया या विधि। तो देखिए कर्मचारियों के चयन में यदि जरा भी क्या हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तब योग्य व्यक्ति का चयन होना क्या हो जाता है, कठिन हो जाएगा। अतः चयन प्रक्रिया स्पष्ट, क्रमवार या सुनियोजित होना चाहिए, क्योंकि चयन प्रक्रिया को चयन नीति के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं आपका प्री टेस्ट। तो देखिए प्री टेस्ट को क्या बोला जा रहा है, पूर्व परीक्षण, इसके पूर्व साक्षात्कार या पूर्व परीक्षा भी कहते हैं इसे, पहले से या फिर इंटरव्यू भी बोला जाता है या फिर क्या बोला जाता है, पूर्व परीक्षा भी कहते हैं, क्योंकि पूर्व परीक्षण का प्रयोग विगत 2 दशकों से ही प्रारंभ हुआ है। लेकिन पूर्व परीक्षण उसी परिस्थिति में लिया जाना चाहिए जब प्रार्थियों की संख्या क्या हो, संख्या अधिक हो, मतलब ज़रूरत से क्या हो, अधिक हो। तब अयोग्य प्रार्थियों को पूर्व परीक्षण या साक्षात्कार द्वारा ही क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं। यदि भर्ती में शारीरिक क्षमता व मापदंड भी आवश्यक है तो हम उसको भी, शारीरिक मापदंड को भी क्या कर सकते हैं, उसमें शामिल कर सकते हैं। यदि कार्य बुद्धि कला व कौशल वाला हो तो प्रारंभिक साक्षात्कार लेकर बुद्धि कला व कौशल का भी परीक्षण लिया जा सकता है। ठीक है, इसके पश्चात मात्र योग्य प्रत्याशी ही मुख्य परीक्षा में बैठने के पात्र होते हैं। जैसे आप लोगों ने विगत कुछ वर्षों में जैसे कुछ एग्ज़ाम, आपका इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम क्या क्या हो गया, PMT, PET, प्री PSC, प्री UPSC आदि में क्या हो रहा है, पहले पूर्व परीक्षण लिया जा रहा है। और फिर उसमें आपको ध्यान होगा कि प्राइमरी या मिडिल स्कूल में भी अब क्या होता है, प्रवेश से समय छात्र और उसके जो अभिभावक होते हैं, मतलब जो पालक होते हैं, उनका भी क्या होता है, या तो प्रारंभिक चर्चा होती है या फिर उनकी भी लिखित परीक्षा होता है, अर्थात छात्र का भी क्या होता है, पूर्व परीक्षण होता है। फिर पूर्व परीक्षण लिखित या मौखिक या दोनों भी हो सकता है। जैसे आपने ये भी देखा होगा, जैसे पुलिस या सेना की भर्ती के लिए भी शारीरिक परीक्षण कराया जाता है ना, तो ये सब क्या कहलाता है, हमारा पूर्व परीक्षण कहलाता है। अब इसी में दूसरा है आपका, ठीक है, ब्लैंक एप्लीकेशन, रिक्त आवेदन पत्र का प्रेषण। तो देखिए ये क्या होता है अब आपको, तो पूर्व परीक्षण में वांछित योग्यता रखने वाले सभी उम्मीदवारों को भरकर भेजने हेतु एक कोरा आवेदन पत्र भेजा जाता है। यह फॉर्म अत्यंत ही वैज्ञानिक व तकनीकी ढंग से बनाया गया है, क्योंकि इस आवेदन में मुख्य मुख्य बिंदु को ही शामिल किया गया है, जिसमें 3 प्रकार की जानकारी होती है। वो कौन कौन सी जानकारी है, एक तो पहला होता है आपका व्यक्तिगत जानकारी, दूसरा है उसमें मनोवैज्ञानिक जानकारी और तीसरा है उसमें कार्य योग्यता संबंधित जानकारी। अब बोला जा रहा है देखिए व्यक्तिगत जानकारी, तो व्यक्तिगत जानकारी में क्या क्या है, जिसमें जो आवेदन करता है उसके नाम, पता, उसका उम्र, शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी रहती है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक जानकारी, तो जिसमें उनकी रुचि, हॉबी या तर्क संबंधी जानकारी ली जाती है। और तीसरा है कार्य योग्यता संबंधित जानकारी, तो जिसमें व्यक्ति कार्य करने योग्य है या नहीं, ये सब की जानकारी भी ली जाती है। अब हम चयन प्रक्रिया में तीसरा चलते हैं अपना, क्या तो है साइकोलॉजिकल टेस्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो देखिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण कैसे लिया जाता है, जो आवेदन करते रहते हैं उनके, तो इस परीक्षण को सप्त बिंदु परीक्षण भी कहा जाता है। देखो इसे क्या कहा जाता है, सप्त बिंदु परीक्षण भी कहा जाता है, क्योंकि इस परीक्षण का प्रयोग विगत 2 दशकों से बहुत ही किया जा रहा है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग पर ही आधारित है। वो कैसे है, तो इस संबंध में देखिए मनोवैज्ञानिक ब्लम ने कहा है कि वैज्ञानिक परीक्षण व्यक्ति के व्यवहार, उसके निष्पादन एवं अभिवृद्धि के पक्ष का एक क्या है, केवल और केवल एक नमूना है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइकोलॉजिकल परीक्षण की आवश्यकता व महत्व, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक ऐसा विधिवत कार्यक्रम है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यवहार या उसका नमूना प्राप्त किया जा सकता है। इसे अंतर्गत भी बातों को शामिल किया गया है। तो कौन कौन सी बातों को शामिल किया गया है, तो देखिए सप्त, देखो इसको सप्त क्या बोला जाए, क्या बताइए मैं अभी आपको, सप्त बिंदु परीक्षण। अब इसे सप्त बिंदु परीक्षण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 प्रकार की प्रमुख बातों को शामिल किया जाता है। वो 7 प्रकार की प्रमुख बातें कौन कौन सी है, तो देखिए क्या बोला जा रहा है उसमें,
पहला है उसका योग्यता परीक्षण, दूसरा है कार्य परीक्षण, तीसरा अभिरुचि परीक्षण, चौथा है व्यक्तिगत परीक्षण, पांचवा बुद्धि परीक्षण, छठवां भाषा योग्यता और सातवां है रुझान परीक्षण। अब इन 7 प्रकार के मुख्य बातों को उसमें शामिल किया जाता है। इसके नाम से इसे क्या कहा जाता है और सप्त बिंदु परीक्षण कहा जाता है। अब देखिए योग्यता परीक्षण क्या है, इसको पहले हम समझते हैं। तो योग्यता परीक्षण है कि इसमें उम्मीदवार की सामान्य योग्यता की जानकारी होती है, ठीक है। फिर दूसरा बोला जा रहा है कार्य परीक्षण। तो कार्य परीक्षण क्या है, तो यह परीक्षण सबसे अधिक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परीक्षण से व्यक्ति कार्य के योग्य है या नहीं इसका परीक्षण किया जाता है, ठीक है। फिर तीसरा है इसमें अभिरुचि परीक्षण। तो अभिरुचि आई मीन इंटरेस्ट, ठीक है। अभिरुचि को क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस परीक्षण में उम्मीदवार की रुचि तथा आदत संबंधित परीक्षण किया जाता है। इसके लिए विभिन्न रुचियों से संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाते हैं तथा उसमें से 25% हल करने को कहा जाता है। जो उम्मीदवार सामान्यतः उन्हीं 25% को हल करेगा जिनमें उनकी रुचि होगी। इस परीक्षण से ज्ञात हो जाता है कि कार्य के प्रति प्रत्याशी को रुचि है या कितनी है या नहीं है, उसका भी इसमें क्या हो जाता है, जानकारी हमें मिल जाती है। फिर बोला जा रहा है व्यक्तिगत परीक्षण, ठीक है, ठीक है। तो पर्सनालिटी आई मीन किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी का हम कैसे परीक्षण करेंगे उसको बताया जा रहा है। तो इस परीक्षण में उम्मीदवार की पारिवारिक सामाजिक स्थिति के साथ साथ बौद्धिक तथा भावनात्मक परीक्षण भी किया जाता है। पांचवा है बुद्धि परीक्षण आई मीन इंटेलिजेंट, ठीक है। तो वर्तमान में यह विधि काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। इस परीक्षण से सामान्य बुद्धि या विविधता की जांच की जाती है ताकि उम्मीदवार में सोचने समझने की शक्ति कितनी है, वह कितना सजग है, उसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। छठवा है भाषा योग्यता आई मीन लैंग्वेज। तो भाषा योग्यता का भी विशेष महत्व है, क्योंकि कामकाज के लिए स्थानीय भाषा की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। यदि कोई अंग्रेजी न जानता हो तो उसे एयरपोर्ट या समुद्री जहाज में नौकरी दे दी जाए तो वह कार्य नहीं कर पाएगा। फिर आपका सातवां है और लास्ट है आपका रुझान, ठीक है। तो कार्य संबंधित रुझान या सुझाव की जानकारी ज्ञात करने के लिए यह परीक्षण बहुत ही आवश्यक है। इसे प्रवृत्ति या उन्मुखता परीक्षण भी कहते हैं। इस परीक्षण में यह जांच किया जाता है कि प्रार्थी में नए कार्य को करने या सीखने की प्रवृत्ति है या नहीं है। इसे कार्यों के प्रति रुझान की जानकारी हमें आसानी से मिल जाती है। तो ये हमने क्या समझा है, चयन की प्रक्रिया में तीसरा समझा हमने मनोवैज्ञानिक परीक्षण, जिसे सप्त बिंदु परीक्षण भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 7 प्रकार की बातों को शामिल किया जाता है। उन 7 प्रकार की बातों को भी हमने क्या किया है, इसमें समझा है। अब हम चौथा समझते हैं इसमें क्या, साक्षात्कार। आपने नाम पहले भी सुना है, जो मैं आपको बताई थी कि साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है, इंटरव्यू। तो देखिए इंटरव्यू बताई मैं आपको, तो वर्तमान में कोई भी नियुक्ति बिना इंटरव्यू के नहीं होती, क्योंकि इंटरव्यू वर्तमान में सर्वाधिक क्या हो गया है, लोकप्रिय और महत्वपूर्ण तरीका है। उच्च पदों पर इंटरव्यू का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि इंटरव्यू में चयनकर्ता व आवेदक दोनों आमने सामने बैठकर मौखिक विचार विमर्श कर तर्क वितर्क करते हैं। इस बीच आवेदक का मूल्यांकन कर लिया जाता है। फिर इंटरव्यू तकनीक द्वारा भावी कर्मचारियों के पूर्ण व्यक्तित्व का सही परीक्षण भी कर लिया जाता है। तो देखिए वर्तमान में चाहे IAS का हो, चाहे PSC हो, चाहे UPSC हो, या किसी भी प्रकार का जो पद पर नियुक्ति क्यों न हो, इंटरव्यू तकनीक को अवश्य अपनाया जाता है, क्योंकि वर्तमान प्रगतिशील एवं विकसित समाज में इंटरव्यू क्या हो गया है, बहुत ही अधिक लोकप्रिय हो गया है, ठीक है। जिससे हमें इसके नए नए आयाम विकसित होते जा रहे हैं। समाज में उनका क्या होता है, अधिक साक्षात्कार हो जाता है। फिर इंटरव्यू के द्वारा आवेदक का व्यक्तिगत ज्ञान, कला एवं कौशल को भी अच्छे से जाना जा सकता है और जांचा परखा भी जा सकता है, ठीक है। अब हम इसी में चलते हैं पांचवा अपना क्या, भौतिक सत्यापन आई मीन फिजिकल वेरिफिकेशन। तो देखिए इस सत्यापन में प्रार्थी का संपूर्ण जीवन वृत्त मांगा जाता है आई मीन बायोडाटा। साथ ही जन्म से लेकर वर्तमान तक कोई आपराधिक प्रकरण न हो, इस बाबत पुलिस विभाग से भौतिक सत्यापन कराया जाता है। साथ ही साथ चरित्र सत्यापन हेतु कम से कम 2 गणमान्य व्यक्तियों से चरित्र प्रमाण पत्रों भी मांगी जाती है। यदि प्रार्थी पूर्व में किसी अन्य नियोक्ता के पास कार्य कर चुका हो तो उसके लिए पुराने नियोक्ता से हवाला मांगा भी जाता है, ठीक है, जिसे क्या अनुभव भी बोला जाता है, ठीक है, एक प्रकार से। फिर हम छठवा चलते हैं, इसी में आपका क्या, शारीरिक परीक्षण आई मीन फिजिकल टेस्ट। तो देखिए फिजिकल टेस्ट में किसको किसको शामिल किया गया है, तो
शारीरिक परीक्षण उन्हीं प्रार्थियों का कराया जाता है जो अंतिम रूप से चुन लिए जाते हैं। किसी हर पर्सन का इसमें नहीं कराया जाता है। जो इंटरव्यू पास करके जिनको चुन लिया जाता है उन्हीं व्यक्तियों का क्या कराया जाता है, इसमें शारीरिक परीक्षण कराया जाता है। क्योंकि इस परीक्षण में सामान्य स्वास्थ्य, कोई क्षय रोग, एड्स महामारी का कोई गुप्त रोग ना हो, इसकी जांच भी की जाती है। मतलब उसका क्या मेडिकल टेस्ट भी होता है। यदि किसी प्रार्थी को ऐसे फैलने वाले या कोई कार्य को अक्षम करने वाले रोग हो तो उन्हें चयन सूची से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। वर्तमान में शासकीय व गैर शासकीय सभी संस्थाओं में बिना शारीरिक परीक्षण के कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अब हम 7वां चलते हैं, आपका क्या, तो नियुक्ति पत्र जारी करना। अब देखते हैं क्या बोला जा रहा है, नियुक्ति पत्र जारी करना। अब शारीरिक, पहले इंटरव्यू हो गया, फिर उसका शारीरिक परीक्षण हो गया, अब उसमें नियुक्ति पत्र जारी करते हैं उनका। तो वो कैसे होता है, तो जब प्रार्थी जब चुनाव की समस्त प्रक्रियाओं में सफल हो जाता है तब उसे कार्य पर नियुक्त करने बाबत एक नियोक्ता पत्र जारी किया जाता है। इसे नियुक्ति पत्र कहते हैं। ठीक है, इस नियुक्ति पत्र में सेवा शर्तें, वेतन व अन्य शर्तों का भी विशेष रूप से उल्लेख होता है। साथ ही साथ नियुक्ति पत्र में 1 या 2 वर्ष के लिए अस्थायी सेवा बाबत भी उसमें लिखा जाता है, जिसे परिवीक्षावधि कहते हैं। ठीक है, और लास्ट चलते हैं हम कार्य पर नियुक्ति। अब देखिए क्या क्या हो गया इसमें आपका, पहले तो उसका पूर्व परीक्षण ले लिए, फिर उसको आवेदन करने के लिए बोल दिया गया, फिर उनका मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी हो गया, फिर उनका इंटरव्यू भी हो गया, फिर उनका भौतिक सत्यापन भी हमने कर लिया, फिर उसके बाद हमने उसका क्या किया है, शारीरिक परीक्षण लिया, फिर उसको एक नियुक्ति पत्र जारी किया। अब लास्ट चलते हैं आपका क्या, उनके कार्य की नियुक्ति। तो कार्य की नियुक्ति कैसे होती है, तो कार्य पर नियुक्ति का आशय कार्यभार ग्रहण करना है। नियुक्ति पत्र में निहित शर्तों व तिथि के अंदर प्रार्थी को कार्य पर उपस्थित होना पड़ता है। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही वह उस कार्यालय का कर्मचारी मान लिया जाता है। तत्पश्चात जिस कार्य के लिए कर्मचारी की नियुक्ति हुई है उस कार्य से कर्मचारी का परिचय कराकर उसे कार्यविधि समझाकर कार्य करने के निर्देश भी दे दिए जाते हैं। ऐसा क्या होता है, नियुक्त कर्मचारी कुछ दिन किसी अन्य वरिष्ठ कर्मचारी के साथ कार्य करता है ताकि कार्यशैली से वो क्या हो जाए, परिचित हो जाए। तो ये हमने क्या समझा, चयन प्रक्रिया की विधि, मतलब किस विधि से वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर जाकर उसका कार्यभार ग्रहण करता है, इसको हमने क्या किया है, ज्ञात किया है। अब देखिए, अब इसी में हम समझते हैं क्या, तो कर्मचारियों की भर्ती एवं चयन में अंतर। तो देखिए, लोगों की आम धारणा यह बनी रहती है कि कर्मचारियों की भर्ती व चयन एक ही है, किंतु इन दिनों में बहुत ही अंतर है। तो वो कैसा है, तो देखिए, कर्मचारियों की भर्ती की विभिन्न स्रोत होते हैं, लेकिन कर्मचारियों के चयन की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें भविष्य के लिए कर्मचारियों की खोज की जाती है, तो कर्मचारियों के चयन में वर्तमान के लिए चयन पर नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो कर्मचारियों की भर्ती रिक्त स्थानों पर कार्य करने हेतु प्रेरणा दी जाती है और कर्मचारियों का चयन को 2 भाग में बांट दिया जाता है, एक कार्य करने के योग्य और दूसरा कार्य के अयोग्य। ठीक, फिर कर्मचारियों की भर्ती के पश्चात चयन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। फिर कर्मचारियों के चयन के बाद नियुक्ति आदेश जारी किया जाता है। ये इसका अंतर हो गया। फिर कर्मचारियों की भर्ती शब्द का प्रयोग प्रायः निम्न वर्गीय कर्मचारियों के लिए किया जाता है, लेकिन चयन शब्द का प्रयोग सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए किया जाता है। ठीक है, भर्ती में प्रार्थियों की संख्या बहुत अधिक रहती है और चयन में प्रार्थियों की संख्या भर्ती से काफ़ी कम रहती है। भर्ती का अंतिम उद्देश्य कर्मचारियों की खोज करना है, लेकिन चयन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, कर्मचारियों का चुनाव कर नियुक्ति देना है। भर्ती आवेदन पत्रों को बुलाने तक सीमित रहता है, लेकिन चयन आवेदन पत्रों को छांटना और आवश्यक परीक्षण कर कर्मचारियों को कार्य पर क्या करना होता है, नियुक्त करना है। फिर भर्ती क्या है, हमारे लिए साधन है और चयन अपने आप में क्या है, एक साध्य है। कर्मचारियों की भर्ती सिक्के का क्या है, एक पहलू है, लेकिन चयन सिक्के का क्या है, द्वितीय पहलू है। तो इस वीडियो में आज हमने क्या क्या समझा है, तो भर्ती की पद्धतियाँ, कर्मचारियों का चयन प्रक्रिया की विधि एवं कर्मचारियों की भर्ती एवं चयन प्रक्रिया में हमने अंतर ज्ञात किया।